सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको विदित है कि इस समय हमारे चैनल पर एमसीक्यू सीरीज जीएस का प्रारंभ किया गया और उसके तहत करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसका एक लेक्चर मैं पहले दे चुका हूं। आज दूसरा, उसी सीरीज में दूसरा क्रम आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है 36वां वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन। कोविड-19 के इस आपदा के काल में वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन जो 36वां नंबर का है, वो 26 जून 2020 को कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी हनोई और ऑप्शन डी कंबोडिया। ठीक है ना? इसका क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई में 26 जून 2020 को 36वां, आप 36वां याद रखिएगा, वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन किस समय हुआ? जून में हुआ। देखिए 3 प्रश्न बनेगा। कैवा नंबर का था? 36वां। कब हुआ? जून 2020 में। कहां आयोजित हुआ? हनोई। एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न है। जितने परत आप खोलेंगे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी और उसी को गहन अध्ययन बोला जाता है। ठीक है? इसलिए हवा में याद ना करें, इसको बहुत अच्छे से समझ कर याद करें। आप देखेंगे एग्जामिनेशन में एक बात हमेशा रखिएगा, पढ़ते समय जितना ही आप कष्ट उठाएंगे, मतलब जितने गहराई से, एग्जामिनेशन हॉल में उतनी ही सरलता रहेगी। अगर आप यहां सरल रहेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में कठिनाई होगी। यहां अगर आप कठिनाई से पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में सरलता होगी। आपको कहां कठिनाई पसंद है, यह आपका चॉइस है। दूसरा प्रश्न है 17 जून 2020 को भारत कैवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? ए 5वीं बार, बी 8वीं बार, सी 7वीं बार, डी 6ठी बार। तो भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार, माइंड करिए, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य घोषित किया गया। बड़ी बात है। वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो जाहिर सी बात है भारत का किसी भी संस्था में उपस्थिति उस संस्था को ही उसके चरित्र में लोकतांत्रिक बना देता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही कारण है 8वीं बार भारत को सुरक्षा परिषद का, जो सबसे शक्तिशाली यूएनओ का संगठन माना जाता है, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद को ही एक्शन लेने का अधिकार है किसी देश पर, तो उसका 8वीं बार वो क्या बना है? अस्थायी सदस्य बना है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया है? हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया? पहला ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका को हाल ही में डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को हाल ही में चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में किस शहर को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया? किस शहर को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में प्रदूषण की जांच कर सकते हैं आप? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में किस शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? ए दिल्ली, बी नोएडा, सी संघाई, डी गाजियाबाद। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दुनिया का घोषित किया गया है। ठीक है ना? ये बहुत ही, आप कह सकते शर्म का भी विषय है, कोई ये वरदान का विषय या कोई सम्मान का विषय नहीं, ये शर्म का विषय है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद को घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का
जुलाई 2020 में कहां उद्घाटन किया? ए नई दिल्ली, बी रीवा, सी भोपाल, डी अलीगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर है रीवा। रीवा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस महीने में किया है? जुलाई 2020, ठीक है ना। कहां किया है? रीवा में। और उसका कितना पावर है? तो 750 मेगावाट क्षमता है उसकी। 3 प्रश्न हैं इसी प्रश्न के अंदर, ठीक है ना। आप देखेंगे कि थोड़ी सा बाल के खाल निकालने वाली भी यहां आपके अंदर प्रवृत्ति जरूर होनी चाहिए। जिस दिन आप प्रश्नों के अंदर प्रश्नों को अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे, आप देखिएगा आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। जब हम प्रश्न को या अपने अध्ययन को हल्के में जिस समय लेते हैं, उसी समय कठिनाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। हर चीज को, हर पल, हर क्षण, हर सेकंड और हर समय जब आप गंभीर अध्ययन करेंगे, हर समय मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे बैठे, हर समय ने जब भी करें, जब भी आप गंभीर अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे आपकी पढ़ाई आपके लिए इजीएस्ट होती जाएगी, माने सरल से सरलतम होती चली जाएगी। ठीक है, ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। छठा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को कितना ऋण देने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को, नमामि गंगे जो गंगा सफाई योजना के तहत है, गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को कितना, विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को कितना ऋण देने की घोषणा की? कितना ऋण देने की घोषणा की? तो नंबर ए 200 मिलियन, नंबर बी 300 मिलियन, नंबर सी 400 मिलियन और नंबर डी 500 मिलियन। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है 400 मिलियन। याद रखिएगा, देखिए ये भी चीज प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। कई बार एग्जामिनर उन चीजों को ही पूछने लगता है जो उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। कितना दिया आवे लगेगा, कितना खर्च हुआ, कितना ये हुआ, ये भी, हाँ ये भी पूछता है। इसलिए प्रश्नों को मैंने बोला, आप जब गंभीर होते चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी पढ़ाई बहुत इजी होती चली जा रही है। तो 400 मिलियन देने का इसने घोषणा किया है। नंबर 7वां प्रश्न है, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला, किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर, यानी किसानों का गोबर भी अब बिकेगा, गोबर का भी उनको धन मिलेगा, आय मिलेगा। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन देखिए, ए यूपी, बी एमपी, सी उत्तराखंड और डी छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना के तहत
किसानों से गोबर खरीदने की योजना इसने बनाया है। एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे अब किसानों को क्या मिलेगा, उनके गोबर का भी आय मिलेगा। यानी उनके गोबर भी इस समय उपयोगी शब्द के रूप में, उपयोगी तो था ही, लेकिन जैसे उनका आय मिलने वाला अब सरकार की ओर से मिलेगा। पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, आपको याद होगा ये पीएम केयर्स फंड कोविड-19 के संबंध में सरकार को जो अनुदान देना था, इसी पीएम केयर्स फंड के तहत जमा हो रहा था। तो पीएम केयर्स फंड में दान दी गई राशि को एकत्र करने के लिए किसे चुना गया है, माने कौन सा बैंक है जो पीएम केयर्स फंड के में मिले अनुदान को या दान को जमा करेगा। पहला एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर सी एचडीएफसी बैंक और नंबर डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक को पीएम केयर्स फंड के तहत मिले दान को एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। मैंने पहले ही बताया कि मैं प्रश्नों के आकर्षण से ज्यादा प्रश्नों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर लिया है। यानी जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिसको आपको जानना चाहिए, जो आ सकते हैं और जो आएंगे भी, आ भी चुके होंगे, ठीक है ना, तो उनको हमने यहां उनके ही चयन का प्रयत्न किया है। ऐसे प्रश्न जो तत्कालिक आकर्षण पैदा करे ऐसा नहीं लिया, ठीक है ना। प्रश्न वही हमने लिए हैं जो दूरगामी भी हो। ये प्रश्न आज ही नहीं, बाद में भी काम आएंगे। विदेशों से भेजे धन की प्राप्ति के मामले में 9वां है विदेशों से भेजे धन की प्राप्ति के मामले में, भेजे धन की प्राप्ति के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो नंबर ए चीन, नंबर बी भारत, नंबर सी श्रीलंका और नंबर डी यूएसए। माने विदेशों से धन, मतलब अपने लोग जो कमाते हैं और अपने देश में जो धन भेजते हैं, वो कौन सा देश है जहां विदेशों से प्राप्त धन के मामले में प्रथम स्थान है। तो ये गौरव प्राप्त हुआ है भारत। यानी भारतीय दुनिया में सबसे ज्यादा अपने देश में धन भेजते हैं। ये एक गौरव की बात है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ टुवर्ड्स इंडिया, मतलब भारत की ओर हम लोग वेल्थ का ड्रेन कर रहे हैं, यानी भारत की ओर प्रवाह हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे रणबांकुरे विदेश से कमा रहे हैं और भारत को वो यहां अभिसिंचित कर रहे हैं, भारत के उर्वरता को बढ़ा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसमें पहले स्थान पे कौन है, भारत। अच्छा, आप जब प्रश्न को करें तो उसके साथ कुछ मुद्दों को थोड़ी याद कर लें या उसको थोड़ी सा और विश्लेषित कर लें। देखिए वो परमानेंट याद हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भारत की धरती को अभिसिंचित कर, ये कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो आपको प्रश्नों को याद रखने में बहुत सहायता करेंगी। इसलिए प्रश्नों को जब भी हल करें तो जरूर उसके साथ कुछ चीजों को, संदर्भों को जोड़ दें, ठीक है ना। देश की
देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत, ई लोक अदालत। आजकल तो ई प्रशासन का जमाना है, तो ई लोक अदालत जिसमें मामले लिए जाते हैं, जनरली लोक अदालत में जहां सामूहिक मामले लिए जाते हैं, सिविल मामले जो समझौता के तहत जिसका हल भी होता है। तो देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का प्रारंभ कहां किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है उत्तर यूपी, नंबर बी है छत्तीसगढ़, नंबर सी है महाराष्ट्र और नंबर डी है गुजरात। पहला ई लोक अदालत जहां सामान्य मामलों का सामूहिक समझौते से हल होता है, लेकिन अब वो ई लोक अदालत हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन माने टेक्निकल हो जाएगा ये। तो इसका प्रारंभ जो किया गया है छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रासंगिक प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।